भाई भाई ऑडियो ऑडियो लिंक भेज दिया। आवाज उसमें शायद आ रही है। ओके बेटा, अगर हम लोग एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में सबसे जो बेस्ट चैप्टर जो मुझे लगता है वो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ऐसा क्यों? इस चैप्टर में ऐसा क्या है? इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एक पावरफुल नेशन जो कि अपने टाइम पे 1914 के टाइम की बात है, सबसे पावरफुल नेशन बना हुआ था, और कैसे उसकी हालत खराब हो गई थी एक टीटी के कारण। उस टीटी का नाम क्या था? टीटी ऑफ वर्साइल। कहानी की शुरुआत अगर हम देखेंगे तो एक कहानी चलती है, ये बैक में चलती है। आप लोग मूवी देखने जाते हो तो देखते हैं ना कि मूवी में आगे जो आने वाली सीन होती है उसको पहले इंट्रो में दिखा देते हैं, ट्रेलर टाइप में, कि क्या क्या चीजें होने वाली है। तो जब कहानी की स्टार्ट होती है तो कहानी के बाद में देखते हैं कि एक बच्चा होता है, हेलमुट नाम होता है उसका। उसके पापा और मम्मी आपस में बात कर रहे होते हैं। बात क्या कर रहे होते हैं? जो पिता है वो अपनी वाइफ से कहता है कि क्या हम दोनों को मर जाना चाहिए या सिर्फ मुझे अकेला मरना चाहिए। तो माता कहती है कि ऐसा बात क्यों कर रहे हो। फिर वो बताता है पिता कि जिस टाइम हिटलर का टाइम था उस समय उसने बहुत सारे जूइस को मारा था। और हिटलर का आप जानते हो, नाम सुना होगा। हिटलर वन ऑफ द क्या ना सबसे खतरनाक, वो खली वाली टाइप का जो तुम लोग देखते हो मूवी, उस टाइप का कुछ सीन था। उसने क्या किया था, हजारों जूइसों को, हजारों क्या लाखों तक पहुंच गया था, अगर आंकड़ा देखे तो, लोगों को पकड़ पकड़ के गैस चैम्बर में रख के उन्हें मार रहा था। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, जब रावण नहीं बचा तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि हिटलर क्या ही बचेगा। तो एक टाइम आता है 1944, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। उस समय जो अलाइड पावर होते हैं वो हिटलर को ढूंढ रहे होते हैं। हिटलर ने क्या किया, उनको अपने आप सरेंडर ना करते हुए खुद को ही गन शूट पे रख के गोली मार दी। तो ये कहानी उस समय की होती है। तो क्या बात होती है, हेलमेट छोटा बच्चा होता है, बात कर रहे थे मदर फादर कि हमारा जो नेता था हिटलर, जब वही नहीं बचा तो हमें जी के क्या फायदा, तो हमें भी मर जाना चाहिए। तो ये कहानी एकदम लास्ट से शुरू होती है। अब हम आपके किताब पे जहां से मेन कहानी, जैसे ये सब बातें हुई क्यों, ऐसा बात हिटलर क्यों मरा, हेलमुट के पिता ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, ये पूरी कहानी स्टार्टिंग से चलते हैं। तो बात है 1914 की। 1914 में जर्मनी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल नेशन बन गया था। अब ऑब्वियस ही बात है, जिसके पास पावर आएगा वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सपेंड करेगा। पावर जो है ना इंसान को, कहता है ना जितने पावर उनको और इच्छाएं बढ़ती जाती है। तो जर्मनी की भी इच्छा थी कि भाई मेरे पास जितनी जमीन है मुझे और जमीन चाहिए। अब जमीन तो लिमिटेड है, अब जमीन को चाहिए तो लेगा किससे, अपने पड़ोसी से मांगेगा। तो उसके पड़ोस में कौन थे, फ्रांस, बेल्जियम, ऐसे ऐसे देश थे। तो अब इनसे चाहिए जमीन, अब प्यार से तो देंगे नहीं, तो प्यार से नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर होगा वॉर। और यही क्या था आपका पहला वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी के द्वारा शुरू किया गया वॉर था। मकसद क्या था कि जर्मनी को अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करनी थी, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना था, क्योंकि ये पावरफुल नेशन बन ही गया था। तो इससे अपनी जर्मनी को अपनी जो टेरिटरी एक्सपेंड करना है, इसलिए उसने वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत की। अब वर्ल्ड वॉर 1 में मेनली 2 ग्रुप थे। ऑब्वियस सी बात है, भैया जब लड़ाई होगी तो ग्रुप बनेंगे, अकेले तो जाएंगे नहीं, तो अपने अपने दोस्तों को कॉल किया गया। तो एक जो ग्रुप बना उसका नाम था आपका अलाइड पावर, और एक ग्रुप था आपका सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में कौन था, इसमें था आपका जर्मनी और ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। और आपके अलाइड पावर इसमें कौन थे, फ्रांस था, ब्रिटेन था और आपका रशिया। ये 3 लोग इसमें थे और बाकी सेंट्रल पावर में ये था। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जर्मनी तो बहुत पावरफुल नेशन है, वो क्या कर रहा है, अपनी पूरी ताकत लगा के अलाइड पावर पे झोंक रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस की बहुत सारी टेरिटरी, बेल्जियम की टेरिटरी उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन आपको पता है ना, एक आप हमने कल पढ़ाया था कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए सबका फूफा आता है। फूफे का नाम क्या है,
यूएसए। यूएसए की एंट्री कब होती है? 1917 में। 1917 में यूएसए, बेटा मैं बताऊं, सबसे जो तेज कंट्री है यूएसए है। वो चाहता ही है कि पूरे वर्ल्ड में यूज होता रहे। क्यों? क्योंकि इसके पास रिसोर्स बहुत ज्यादा है, इसको रिसोर्स बेचना है। अब लड़ोगे नहीं तो फिर खरीदोगे कैसे? तो ये चाहता ही है कि लड़ते रहो, और ये हमेशा लास्ट में आता है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी देखोगे ना, तो वहां पे भी लास्ट में ही आएगा, शुरू में नहीं आता ये। पहले शुरू में पहले लड़ो, पहले मुझे पैसा कमा के दो। इसने आराम से अलाइड पावर को कहा लड़ते रहो, पैसा मैं दूंगा, रिसोर्स मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मौज करो। लेकिन फिर कहता है, जर्मनी जब बहुत ज्यादा हावी हो रहा था इसके ऊपर, फिर इसकी एंट्री होती है यूएसए की 1917 में। जब यूएसए की एंट्री होती है, ऑब्वियस सी बात है भाई, यूएसए के पास बहुत रिसोर्स है, बहुत पावरफुल नेशन है। जैसे ही इसकी एंट्री होती है, जर्मनी की हालत खराब होना स्टार्ट होती है। अब क्या होता है, जो आपका जर्मनी है वो वॉर को हार जाता है, वॉर लॉस। अब जर्मनी हारेगा तो कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है, अलग पावर जीतेंगे, फ्रांस, यूके, ये क्या हो गए, वॉर को जीत गए। जब ये वॉर जीते तो ऑब्वियस ही बात है, जो हारेगा वो झुकेगा, और झुकेगा तो जो जीता है वो कहेगा भैया पैसा दो, इतना तुमने तबाही मचाई है, इतनी जमीन हमारी हड़पी है, वो सारी चीजें आप वापस करो। तो कहानी आगे चलते हैं। आगे की कहानी में होता है ये, आपकी किताब में हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन जर्मनी, कि जब जर्मनी हार जाता है अलाइड पावर से, क्या इम्पैक्ट पड़ा जर्मनी के ऊपर। और एक क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, कि शॉर्ट नोट ऑफ वेमार रिपब्लिक। दो क्वेश्चन बनते हैं कि शॉर्ट नोट लिखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आता है पेपर में, शॉर्ट नोट ऑन वेमार रिपब्लिक। ये मैं बताऊंगा क्या होता है वेमार रिपब्लिक, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है आपका और कि इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ा जर्मनी, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन जर्मनी, जर्मनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। भैया जब तुम युद्ध हार गए, तो जब युद्ध हारोगे तो जो युद्ध लड़ने के लिए गया था राजा, उसको अपनी पदवी छोड़नी पड़ी। तो पहला इम्पैक्ट यही पड़ा कि जो एम्परर था, जो राजा था, उसको अपनी गद्दी को, अपने ताज को छोड़ के हटना पड़ा। तो क्या हो गया, अब जर्मनी में कोई भी राजा नहीं रहा, यानी कि नो किंग, वहां पे कोई भी किंग नहीं रहा। पहला काम यही हुआ कि राजा हट गया। पॉइंट नंबर 2, और क्या हुआ, जब राजा हटेगा तो कोई नई व्यवस्था तो आएगी, जर्मनी का खाली तो छोड़ेंगे नहीं, तो कोई नई व्यवस्था में चाहिए होगी राज करने के लिए। तो अब होता है नेशनल असेंबली की स्थापना। क्या होता है, नेशनल असेंबली बनाया जाता है जर्मनी के अंदर, और इसी नेशनल असेंबली को क्या नाम दिया गया, वेमार रिपब्लिक, ठीक है। वेमार रिपब्लिक क्या है, वेमार रिपब्लिक कुछ नहीं है, वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म होता है, खत्म होने के बाद जर्मनी का राजा हट जाता है, जर्मनी का राजा हटने के बाद नेशनल असेंबली की स्थापना होती है, और उसी नेशनल असेंबली को हम वेमार रिपब्लिक कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। आप सुनिए, जो आपकी नेशनल असेंबली थी वहां की जर्मनी की, उसकी 2 खासियत थी। क्या क्या खासियत थी? पहली खासियत तो ये थी कि वो थी फेडरल गवर्नमेंट, और एक खासियत थी आपकी, वो थी क्या थी, वो थी आपकी डेमोक्रेटिक, ठीक है। 2 खासियत थी, पहली क्या थी, फेडरल गवर्नमेंट थी, पॉइंट नंबर 2 डेमोक्रेटिक थी। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे आपको पता है इंडिया की जो व्यवस्था देखोगे तो इंडिया में 3 तरीके की गवर्नमेंट होती है। पहला आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट, और तीसरा लोकल। ऐसे ही जर्मनी को भी पावर एक कंसंट्रेटेड ना रहे, ताकि पावर को डिवाइड कर सके, इसलिए वहां क्या किया गया, फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया गया, ताकि पावर का हम डिवाइड कर सके। पॉइंट नंबर 2, वहां की अब जो गवर्नमेंट बनी है कैसी बनी है, डेमोक्रेटिक बनी है। जब डेमोक्रेटिक बनेगी तो क्या होगा, लोग अब चुनाव करेंगे, जब चुनाव करेंगे तो लोग वोटिंग करेंगे। और वहां क्या हुआ, जो पार्लियामेंट थी जर्मन की पार्लियामेंट, जर्मनी की जो पार्लियामेंट थी, लोगों ने वोटिंग करना स्टार्ट किया। वोट क्यों देंगे, ताकि वो अपने डिप्टीज को चुन सके, इलेक्ट कर सके, डिप्टीज को इलेक्ट कर सके, यानी कि चुन सके। जैसे इंडिया में एमएलए एमपी होते हैं ना,
ऐसे ही आपके जर्मनी के अंदर डिप्टीज होते हैं, ठीक है। और एक पेपर में एक नंबर क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं। वो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आता है ना, उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिचस्टैग। स्पेलिंग है REICHSTAG, ठीक है। जर्मनी की पार्लियामेंट को हम रिचस्टैग के नाम से जानते हैं। अब क्या हो रहा है, लोग जो है पीपल को, मतलब अपने जो डिप्टीज है उनको इलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप सुनो, जब जहां पर डेमोक्रेसी होगी वहां पे ध्यान रखना, एक चीज हमेशा देखने को मिलेगी आपको, जरूरी नहीं हर जगह देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर देशों में आपको देखने को मिलेगी UAF। UAF क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है UAF, जिस भी व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज्यादा है वो व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल है, और एक व्यक्ति एक वोट। ये वाला कॉन्सेप्ट पता ही है कि जिस व्यक्ति की भी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो UAF की अवधारणा भी जो है जर्मनी के अंदर दी गई, और लोगों ने UAF के माध्यम से ही वहां के डिप्टीज को इलेक्ट किया था। ये सारी चीजें जर्मनी में चल रही थी, जर्मनी के अंदर हो रही थी। लेकिन एक बात बताओ, जो अलाइड पावर जीत गई तो क्या वो छोड़ देगी जर्मनी को ऐसे? भैया तुमने इतना बम पटाखा फोड़ा है हमारे देश में, तो उसका खजाना कौन भरेगा? तुम ही भरोगे। तो अब आता है टाइम जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, 1 साल तक छोड़ दिया, अलाइड पावर ने कुछ नहीं कहा कि चलो तुम अपना पहले देख लो। फिर आती है, टाइम आता है 28 जून 1919। अब आती है अलाइड पावर कि भैया तुमने बहुत बम पटाखा फोड़ा है, उसका अब खजाना भरो। तो वो जो वेमार रिपब्लिक जब बनी थी सरकार, वो पूछती कैसे भरे, तो उन्होंने कहा संधि करेंगे। कैसे संधि? संधि का नाम रखा उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल कैसी थी? ये जर्मनी के लिए बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी। ह्यूमिलेटिंग का मतलब ये है कि वहां के लोगों के लिए संधि ऐसी बन गई थी कि वो ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। ऐसी संधि मतलब ये संधि ऐसी खतरनाक थी, मतलब समझ लो कि पूरे की पूरी जर्मनी की इकोनॉमिक जो हालत थी ना, इस ट्रीटी ने खराब कर दी थी। क्योंकि इस ट्रीटी के कारण ही अब जर्मनी ना तो ग्रो कर पा रहा था, ना तो मर पा रहा था, ना जी पा रहा था। ये वाली हालत हो गई थी। तो आप पूछोगे ऐसा क्या था ट्रीटी ऑफ वर्साइल में? तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में 4 मेजर पॉइंट थे। पॉइंट तो बहुत थे, लेकिन आपकी किताब में बस 4 मेजर पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि जो टेरिटरीज है, जो जमीन है, जो जर्मनी की जमीन है और जो रिसोर्सेज है। भैया तुम लड़ाई क्यों करते हो? लड़ाई हम इसलिए करते हैं ताकि हमें टेरिटरी मिल जाए किसी देश की और रिसोर्स मिल जाए। जर्मनी तो निकला था दूसरों के लेने के लिए और अपनी गवा के आ गया। क्या होता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल में? ट्रीटी ऑफ वर्साइल में यह होता है कि जो जो जर्मनी ने जहां जहां पर भी कब्जा किया था, जैसे कि फ्रांस और बेल्जियम की जगह कब्जा कर लिया था, तो क्या हुआ, इसे हम बोलते हैं कॉलोनी। तो जर्मन की जो कॉलोनी थी ना, ट्रीटी ऑफ वर्साइल में कहा गया कि आपकी जितनी भी कॉलोनीज हैं उन सबको आप वापस करिए। किसको? जहां से आप जिससे आपने लिया है। मान लीजिए बेल्जियम से लिया तो बेल्जियम को आप वापस करिए टेरिटरी। अब तो आपकी हालत रही नहीं, आपके देश को संभाल पा नहीं रहे हो, उनका क्या लोगे? तो आप वापस करिए। पहला पॉइंट तो ये कहा, इनका तो करिए ही करिए, और इन कंपनसेशन में आप क्या करिए, 13% अपनी जमीन भी इनको दे दीजिए। 30% जो अपनी लैंड है जिन जिन से आपने लिया है, बदले में आप उनको ये भी दीजिए। बोलो क्यों? क्योंकि आपने इनका इतना नुकसान कर दिया है, तो इसके बदले में आप इनको जमीन वापस करिए। यहां तक नहीं छोड़ा, और क्या किया, रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया। रिसोर्स पे क्या कब्जा किया कि जो जर्मनी की आयरन जो खदानें थी, आयरन की 75% जो खदानें हैं अब वो अलाइड पावर के पास चली गई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, जो कोयला है, कोयले की भी 26% जो कोयला है वो भी क्या हुआ, वो भी अलाइड पावर ने कहा और जर्मनी भैया हमें दे दो, क्योंकि तुमने बहुत हुड़दंग मचाया है, ये लड़ने तुम आए थे, हम नहीं आए थे। ये हो गया। और ये तक नहीं छोड़ा, 4 पॉइंट है मेजर, सुनते जाइए। ट्रीटी ऑफ वर्साइल ऐसी थी ना कि पूरी की पूरी इकोनॉमी बनता है ना, जर्मनी को एकदम खोखला कर दिया अंदर से। ये काम हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्साइल में। पॉइंट नंबर बी क्या किया गया कि आपको अब मिलिट्री भी नहीं रखनी है। पहले तो आप हमारी सारी इकोनॉमी खराब कर रहे हो, फिर जो मेन पावर है मिलिट्री की वो भी आप क्या करे, छीन रहे थे। कौन? अलाइड पावर। किससे? जर्मनी से।
जर्मनी से क्या हो रहा है कि आप अब मिलिट्री भी नहीं रखोगे, इसे हम क्या बोलते हैं, डीमिलिटराइजेशन, यानी कि मिलिट्री को भी अब खत्म करिए। इससे क्या होगी, इससे जर्मनी जो है पूरी वीक हो गई, क्योंकि अब मिलिट्री नहीं रही, पैसा नहीं रहा, तो भैया चलाओगे कैसे देश को। तो ये दिक्कत है। पॉइंट नंबर 2 ये आ गया। पॉइंट नंबर 6 सी। पॉइंट नंबर सी क्या है, उन्होंने क्या किया, अलाइड पावर ने ऑक्यूपाइड कर लिया जर्मनी का एक जगह है जिसका नाम है रेनेलैंड। ठीक है, जर्मनी की एक जगह है जिसका नाम है रेनेलैंड, इस पे भी कब्जा कर लिया। ये जर्मनी की ऐसी जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा रिसोर्सेज पाए जाते थे। भैया तुमने रिसोर्सेज भी ले लिए, तुमने आर्मी भी ले ली, तुमने जमीन भी ले ली, कह रहे ना एकदम तोड़ के रखने वाले इसके बातें, अब वो खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसा हाल कर दिया था। अब नंबर डी। नंबर डी, भैया तुमने बहुत 4 साल हमने युद्ध लड़ा, जो हमारे लोग मरे हैं, हमारे जनता मरी है, उसका पैसा कौन भरेगा, पैसा तुम भी भरोगे। पहले जमीन भी ले ली, आर्मी भी ले ली, हमारे रिसोर्स जहां सबसे मिलते हैं वो भी ले लिया, और कह रहे हैं कि $6 बिलियन, 6 बिलियन यूरो, 6 बिलियन यूरो किस समय में भाई, 1919 में 6 बिलियन यूरो, उस समय बहुत पैसा माना जाता है। मतलब समझ लो कि आज के टाइम पे कैलकुलेट है 80-90 पे चल रहा है यूरो का दाम, कर लेना कैलकुलेट कितना पड़ेगा। तो उस समय 6 बिलियन यूरो मांगा गया था जर्मनी से अलाइड पावर के द्वारा, कि भैया तुमने हमारे लोगों को मारा है, उनकी फैमिली पैसा तो देना है, पैसा कहां से देंगे, पैसा तुम भरो। तो इतनी सारी चीजें थोपते चले गए जर्मनी के ऊपर। और एक बात बताओ, जब इतनी सारी चीजों करोगे तो जर्मनी के लोग गुस्सा तो होंगे ही। तो गुस्सा होते हैं, उसकी आगे की कहानी हम कल एक बार डिस्कस करते हैं। होप सो आप लोग समझ में आएगा। थैंक यू।